नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। BEGLA 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस की हम बात कर रहे थे और जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ढेर सारी क्लासेस की हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से पड़ी हुई हैं। यदि आप लेटेस्ट कोर्सेज की क्लासेस चाहते हैं, इस कोर्स की क्लास भी आपको हमारे एप्लीकेशन एजू चक्र पर मिल जाएगी। जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्त। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर 3 बेहतरीन क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ऑन अराउंड, आप कहेंगे 150 वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, 150 शब्दों में इनमें से दोनों पर, एक पर नहीं है, यहां पर कहा गया है दोनों पर ही लिखना है। दोनों पर क्या लिखना है, आपका शॉर्ट नोट आपको लिखना है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक की। जब तक आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप शॉर्ट नोट नहीं लिख सकते। क्या बात समझ में आ रही है? देखिए कैसे। पहला टॉपिक है आपका असेंशियल्स ऑफ गुड कस्टमर सर्विस। इसको कहते हैं GCS। क्या कहते हैं? गुड कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस क्या होता है? मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, जो कोई प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट मार्केट में बेचा भी जाता है और उस प्रोडक्ट में कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी अगर किसी को होती है तो एक कस्टमर केयर नंबर हम देते हैं, जिसे आप टोल फ्री नंबर भी कई बार कहते हैं। तो ये जो कस्टमर केयर नंबर होता है, इस पर जब आप कॉल करेंगे दोस्त, तो आपकी कॉल को कोई उठाकर आपकी समस्या का समाधान करे तो इसे ही आप क्या कहते हैं, कस्टमर सर्विस। बात समझ में आई? तो एक अच्छी कस्टमर सर्विस की क्या आप कहेंगे खास बात होती है। दूसरा आता है वर्क प्लेस एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है हिंदी में शिष्टाचार। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये होता है दोस्त, जैसा आप घर पे व्यवहार करते हैं, जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। जैसा व्यवहार आप अपने घर पे करते हैं, क्या वैसा ही व्यवहार आप अपने काम की जगह पर, ऑफिस में या वर्क प्लेस पर करते? आप कहेंगे नहीं सर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पर जो बिहेव होता है, वर्क प्लेस पर जो बिहेव होता है, वो पूरी तरीके से ऑफिशियल होता है, औपचारिक होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। ऑफिशियल भी कह सकते हैं आप इसे, या आप इसे फॉर्मल भी कह सकते हैं। ऐसा ही बिहेव होता है, नहीं होता? डन। तो ऐसे कौन कौन से शिष्टाचार है? शिष्टाचार का मतलब होता है गुड बिहेवियर। एटिकेट सिमिलर लाइक गुड बिहेवियर। तो आप अपने वर्क प्लेस पर अपने बिहेवियर को दोस्त कैसे बेहतर कर सकते हैं, यही सिखाता है हमें वर्क प्लेस एटिकेट्स, है ना। जैसे आपने देखा होगा, वर्क प्लेस पे जब हम काम कर रहे होते हैं, छोटे से छोटा पोस्ट का व्यक्ति क्यों ना हो, एक प्यून ही क्यों ना हो, उसे भी हमें क्या कहना पड़ता है, कई बार आप कहेंगे सम्मान देना पड़ता है, जी कह के बात करना पड़ता है, या सर कह के बात करना पड़ता है। आप मानते हो ना, आपस में एक दूसरे को सर कहना है, बॉस की रिस्पेक्ट करनी है, बॉस को सम्मान देना है, ये सभी आपका क्या कहलाता है? ये सभी आपका कहलाता है, आप कहेंगे सर, वर्क प्लेस एटिकेट्स। तो चलिए दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम समझते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछना। पहला देखिए, क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? Essentials of good customer service. गुड कस्टमर सर्विस द फंडामेंटल फॉर बिजनेस सक्सेस। देखिए पहला ही पॉइंट बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है इसमें, कि अगर यदि आप अपने बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि हर बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट पर, ध्यान से समझिए, किसी ना किसी प्रोडक्ट पर या फिर सर्विस पर टिका होता है, और इनके अंदर कंप्लेन होना जायज है। दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। कस्टमर एक ऐसी चीज है, आप मान के चलिए किसी ना किसी चीज में, कितनी बेहतरीन क्यों ना हो, किसी ना किसी चीज में कमी निकाल ही देगा। तो अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेस करना है तो आपको कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको कस्टमर को सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी दोनों शो करनी पड़ेगी। जो इस कंपनी, देखिए हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, पहले ये नहीं देखते प्रोडक्ट कितने साल चलेगा, हम कहते हैं वारंटी क्या होगी, अगर ठीक कराना हो तो वो ठीक करने वाला कंपनी से कितने दिन में आएगा, ये सवाल पूछते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा शक रहता है प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, बिजनेस की सक्सेस के लिए गुड कस्टमर सर्विस बहुत जरूरी है। की एलिमेंट्स क्या है इसके की एलिमेंट्स समझिए। गुड कस्टमर सर्विस इंक्लूड क्लियर कम्युनिकेशन, सबसे जरूरी है दोस्तों, साफ साफ तरीके से बातचीत हो पाए। एम्पैथी, सामने वाले के प्रति सहानुभूति। पेशेंस के अलावा आप कहेंगे रेस्पॉन्सिवनेस। ये 4 क्वालिटी होती है गुड कस्टमर सर्विस की। इन चारों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं और चारों का मीनिंग भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है क्लियर कम्युनिकेशन। मैंने फॉर एग्जांपल एक पेन खरीदा किसी कंपनी से, मुझे इस पेन में कोई दिक्कत आ रही है, निब खराब है या फिर ये इसमें वेट ज्यादा है, जो भी दिक्कत आ रही है, जब तक मेरे और कंपनी के कस्टमर, आप कहेंगे केयर सेंटर के बीच सही से कम्युनिकेशन नहीं हो, क्या मेरी समस्या हल होगी? आप कहेंगे नहीं सर। दैट इज आपका क्लियर कम्युनिकेशन। दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का क्या मतलब है? सहानुभूति। जब तक मैं सामने वाले की समस्या को अपनी समस्या नहीं समझूंगा, तब तक मैं उस समस्या को हल नहीं कर सकता। मैं अगर ये मान के चलूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं एक बाइक के कस्टमर केयर सेंटर में मैनेजर हूं, मेरे पास कोई क्या आता है दोस्तों, फोन आता है कि सर मेरी बाइक अचानक क्या हो गई है, जाम हो गई है ना, और मैंने अभी सर्विस कराई थी और फिर
बहुत पैसा लगा था, और मैं उससे कहने लगा सर ऐसा तो होता ही है, ये नॉर्मल है, इतना पैसा तो लगता ही है। तो इसका मतलब है मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, मैं सामने वाले की समस्या को नहीं समझ रहा। यदि मैं ये मान के चलूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता मुझे कितना गुस्सा आता, इसे आप एम्पैथी कहते हैं, सामने वाले के इमोशंस को समझना। पेशेंस क्या होता है, हो सकता है सामने वाला कस्टमर कई बार बहुत गुस्से में हो, क्योंकि प्रोडक्ट खराब होता है, बंदे को क्रोध तो आएगा ही। तो गुस्से के समय पर आपको क्या दिखाना है, पेशेंस दिखाना है, तभी तो आप कस्टमर को सुन पाएंगे। और आपको रेस्पॉन्सिवनेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप कॉल करते जा रहे हैं और सामने वाला कस्टमर केयर सर्विस से कोई उठा ही नहीं रहा। तो रेस्पॉन्सिवनेस दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आया? चलिए आगे देखिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिंग पेशेंस। भाई आप सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस दिखाइए, क्योंकि 1 मिनट में लड़ाइयां हो जाती हैं। मान लीजिए कस्टमर ने कॉल उठाते, क्या प्रोडक्ट दिया आपने, ये बिल्कुल नहीं चल रहा है, और आप भी कह रहे हैं सर तमीज में बोलिए। आपको कम से कम पेशेंस दिखाना है कि सर जो भी समस्या आप तरीके से बताइए। आपको क्या दिखाना है, अपना पेशेंस को अल्टीमेट लेवल पर वहां पर दिखाना है। बात समझ में आ गई? इसके अलावा कस्टमर की जितनी भी कंप्लेंट्स या इश्यूज हैं उनको आपको क्या करना है, एड्रेस करना है। एड्रेस मतलब उनको सोल्व करने का पूरा प्रयास करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी कंपनी के प्रति कस्टमर का क्या बनेगा, ट्रस्ट बनेगा दोस्त आपकी कंपनी के प्रति। टाइमलाइंस इज अनदर क्रिटिकल फैक्टर्स, क्विक रेस्पॉन्स, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए 2 चीज जरूरी है। कस्टमर ने यदि कोई कंप्लेन किया तो तुरंत रेस्पॉन्स कीजिए दोस्त। ऐसा नहीं कस्टमर ने आज कॉल की थी, मैंने उसके काम को पेंडिंग डाल दिया, 3 दिन बाद वो फिर पूछ रहा है सर क्या अपडेट, और आप कह रहे हैं सर 0, तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो टूट सकता है। तो आपको क्विक रेस्पॉन्स करना तुरंत के तुरंत। ये एसेंशियल्स होते हैं गुड कस्टमर सर्विस के। क्या समझ में आया? कोई ऐसा तो नहीं आप में से जिसको ये बात भी समझ में आई हो? सबसे सिंपलेस्ट बात बताइए मैंने आज आपको ये, और बिल्कुल सरल शब्दों में एग्जांपल दे के। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्क प्लेस एटिक्यूट्स। मैंने आपसे बताया था इसका मतलब होता है द सेट ऑफ बिहेवियर्स एंड सोशल नॉर्म्स दैट फोस्टर अ रेस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। घर और ऑफिस के एनवायरनमेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है? ऑफिस का एनवायरनमेंट प्रोफेशनल होता है, रेस्पेक्टफुल होता है, तो उसके लिए हमें एक क्या करना होता है, अपने बिहेवियर का एक पूरा सेट बनाना होता है। किसके साथ मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, ओवरऑल जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ऑल आर वर्क प्लेस एटिक्यूट्स। बात समझ में आई? देखिए इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स लाइक, अब इसमें क्या क्या शामिल होता है वर्क प्लेस एटिक्यूट में? सबसे पहली बात है पंक्चुअलिटी। ऑफिस अगर 8 बजे स्टार्ट होता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप 7:50 तक वहां पहुंच जाए, टाइम से जाना, पंक्चुअलिटी। मेंटेनिंग प्रोफेशनल अपीयरेंस, अब ऐसा नहीं है कि ऑफिस में सब कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं आप कुर्ते पजामे में, अपीयरेंस मैटर करती है। रेस्पेक्टिंग अदर पर्सनल स्पेस, देखिए दूसरों का पर्सनल स्पेस होता है दोस्तों, हर चीज में होता है। कोई फोन चला रहा है आप उसके फोन में झांक रहे हैं, है ना, आपने उसकी कुर्सी ले ली, आप उसके स्पेस पे जाके बैठ गए, ये चीज नहीं। हर किसी के पर्सनल स्पेस की आपको क्या करनी है, कदर करनी है। आगे देखिए प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि लड़ाइयां वहीं होती हैं जहां हमें बातचीत ढंग से करनी नहीं आती। और सबसे जरूरी है दोस्तों लिसनिंग, सामने वाले को सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना है। देखिए दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने सबको मुंह दिया है, लेकिन याद रखिए मुंह एक दिया है, कान 2 दिए, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि सुना ज्यादा जाए और बोला कम जाए। तो यही चीज है, लिसनिंग भी जरूरी है। पंक्चुअलिटी से क्या होता है दोस्तों, पंक्चुअलिटी से आप अपने समय की तो कदर करते ही करते हैं, दूसरे के समय की भी कदर करते हैं। कैसे? आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां से डेली आपसे क्लाइंट मिलने आते हैं, वो व्यक्ति, आपकी मीटिंग टाइम 10 से 1 बजे होता है, वो व्यक्ति 9:30 बजे का आके बैठा हुआ है पहले कि सबसे पहले मैं सर से मिलूंगा, और आप 11 बजे पहुंच रहे हैं। तो आपने अपने टाइम का तो आप कहेंगे चीजें खराब की, दूसरे के टाइम को भी आपने क्या किया, डिसरिस्पेक्ट किया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, यदि आप पंक्चुअल नहीं है। प्रोफेशनल जो आपकी अपीयरेंस है, ये केवल आपके पर्सनल चीजों के लिए नहीं होती दोस्तों, इससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पर भी इफेक्ट पड़ता है आपकी अपीयरेंस से। अब फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बाहर से डेलीगेशन आया अमेरिका से हमारी कंपनी को देखने, और सभी लोग अपने अपने नए नए रंग बिरंगे कपड़ों में घूम रहे हैं, है ना, अजीब अजीब से कपड़े पहन रखे हैं सबने, कोई घर के कुर्ते पजामे में, कोई लोअर में घूम रहा है, तो क्या कंपनी इमेज पर इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर। रेस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, इसलिए क्यों किया जाता है, किसी के पर्सनल स्पेस को क्यों रेस्पेक्ट करना है, सच एज अवॉइडिंग इंटरप्शंस, गिविंग कलीग्स रूम टू फोकस, फोस्टर अ कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। कम्युनिकेशन जरूरी है, दूसरे के स्पेस को दोस्तों इसलिए हमें रेस्पेक्ट करना है क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे स्पेस में कोई इंटरफेयर ना करे। बात समझ आई? जैसे दूसरे का लैपटॉप यूज नहीं करना बिना पूछे, दूसरे की चेयर नहीं लेनी, दूसरे की चेयर पे बैठना नहीं है। बात समझ में? इसे कहते हैं दूसरे के वर्क स्पेस को क्या करना, रेस्पेक्ट करना। यह है वर्क प्लेस एटिकेट्स। बात समझ में आई? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बात समझ में ना आई हो?
चलिए दोस्त आगे चलें थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। आप कहां जाना चाह रहे हैं? एक इंटरव्यू देने जाना चाह रहे हैं। अपीयर फॉर इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरव्यू देने जाना। फॉर द पोजीशन ऑफ रिसेप्शनिस्ट, क्या बनना चाहते हैं आप? एक रिसेप्शनिस्ट बनना चाहते हैं कंपनी में। आपने देखा होगा जब हम किसी कंपनी में एंटर करते हैं तो सामने ही एक टेबल लगी होती है, कुर्सी लगी होती है, जिससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, वो पोस्ट रिसेप्शनिस्ट की होती है। इन अ रेपुटेड इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ के? आप कहेंगे सर इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वहां पर मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहती हूँ, कुछ भी हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट। राइट आउट 10 क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड। ऐसे 10 क्वेश्चन बताइए जो आपको लगता है आपसे पूछे जाएंगे। ये सिमिलर लाइक एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी। अब जरूरी थोड़ी कि रियलिटी हो। हम सोच के गए हैं कि हमसे पहला सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, उन्होंने पहला ही सवाल ये पूछ लिया हु आर यू। बिल्कुल ही समझ में नहीं आया हमारे क्या कहना चाहते हैं, आप कौन है ना। तो ये चीज दोस्त, तो जो भी आपको लगता है कि आपसे 10 क्वेश्चन वहां पे पूछे जा सकते हैं वही आपको यहाँ पर लिखने विद आंसर्स। ठीक है दोस्तों, एंड आंसर्स भी लिखने। देखिए मैंने यहाँ पर मैं 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगा, सारे नहीं, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, समझ लेना। पहला क्वेश्चन मैंने बनाया कैन यू टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ। देखिए पूछने का तरीका देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा बहुत अपने बारे में? तो बिल्कुल मैं बता सकता हूं। आंसर आई एम, जो भी आपका नाम हो। आई हैव एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, बिल्कुल सही है। आई हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंजॉइंग हेल्पिंग अदर्स। आई एम एगर टू ज्वाइन टीम। भाई सीधी सी बात है, अपनी ऐसी क्वालिटीज आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी अपने इंट्रोडक्शन के साथ जिससे सामने वालों को लगे कि ये बंदा रिसेप्शनिस्ट लायक है। बात समझ में आई? आगे देखो दूसरा बेहतरीन सवाल, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट एट अवर इंस्टीट्यूट। अब देखो इंटरेस्ट जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब ये सवाल पूछा जाता है ना, आपसे पूछा जा रहा है आप क्यों बनना चाह रहे हैं, वाई, क्यों बनना चाह रहे हैं रिसेप्शनिस्ट। तो देखिए आई एम पैशनेट अबाउट एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, मुझे दोनों में दिलचस्पी है। क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंग्लिश का, तो एजुकेशन में भी मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट का काम ही होता है लोगों से बातचीत करना, तो कम्युनिकेशन में मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दोनों इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर डाले, दोनों इंटरेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, रिसेप्शनिस्ट की जॉब करना चाहता हूँ। व्हाट आर द मेन क्वालिटीज अ रिसेप्शनिस्ट शुड हैव, ये भी तो जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए एक रिसेप्शनिस्ट की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए अ रिसेप्शनिस्ट शुड बी वेलकमिंग, सबसे बड़ी बात है। देखिए रिसेप्शनिस्ट का काम ही होता है लोगों का स्वागत करना, तो वेलकम करना आना चाहिए उसे। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, गुड लिसनिंग स्किल होना चाहिए, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के पास लोग उसकी बात सुनने नहीं जाते, अपनी बात बताने जाते हैं कि मैं इसलिए आया हूं, मुझे इनसे मिलना है। और रिसेप्शनिस्ट 2 शब्द बोलता है, इतने बजे मिलेंगे सर, बात समझ में आई? तो यहाँ पर सबसे जरूरी है लिसनिंग स्किल का होना। स्पीकिंग स्किल इतना मैटर नहीं करता यहाँ। असेंशियल टू बी एडेप्टेबल, एडेप्टेबल होना चाहिए एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही बात है। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल टास्क, और आपको पता है रिसेप्शनिस्ट को एक ही समय पर ढेर सारे काम करने होते हैं। उसे क्लर्क का भी काम कई बार करना पड़ जाता है, उसे कई बार आप देखेंगे कभी क्लर्क का काम कर रही है वो, कभी आप देखेंगे वो आपसे कम्युनिकेशन करके आप कम्युनिकेटर का काम कर रही है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है उसको डॉक्यूमेंट को हिंदी में समझा रही है, ट्रांसलेटर का काम कर रही है। तो डिफरेंट रोल्स उसको क्या करने पड़ते हैं, अदा करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन और आंसर्स बनाने हैं। मैंने टोटल 10 ही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या किए दोस्तों, जनरेट किया। आप पढ़ लेना उसको, बहुत सिंपल है। 10 क्वेश्चन बनाने, 10 आंसर बनाने, जो आपको लगता है पूछे जाएंगे। क्या पूछे जा सकते हैं, अपने बारे में बताइए, काम के बारे में बताइए, क्वालिटीज बताइए, हॉबीज बताइए, जो भी आपको लगता है। और जिन लोगों ने जीवन में 1-2 इंटरव्यू दिया है उनके लिए तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। मेन चीज आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए दोस्त, मेन चीज क्या है यहाँ पर, इंग्लिश लिखनी। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके पास इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, वो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन सिर्फ यही है कि आप एजुचेकर एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर पूरा बैच पड़ा हुआ है। उस बैच के अंदर हमने वही चीज़ें कराई हैं आपको जो एग्जाम में आती हैं, तो उनको रटना स्टार्ट कर लीजिए एक तरफ से, उनको वहाँ जाकर समझ भी लीजिए। यदि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आप हमारा इंग्लिश विद IW जो चैनल है इंग्लिश का, उसे आप जरूर ज्वाइन करें, है ना, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। छोटा सा टॉपिक है पर प्यारा है, देखिए कैसे इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट पैटर्न का सवाल है दोस्तों। स्टार देंगे इसको डबल। देखो राइट एन आउटलाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो ये जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है दोस्त, उस पर क्या करनी है, आपको प्रेजेंटेशन लिखनी है। टॉपिक क्या है, योर टाउन सिटी और विलेज। या तो अपने टाउन के बारे में बताइए, अपने शहर के बारे में बताइए, टाउन में रहते तो टाउन के बारे में, शहर में रहते तो शहर के बारे में, गांव में रहते तो गांव के बारे में, जहां भी आप रहते हैं उसके बारे में बताइए। ये क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन है दोस्त। प्रेजेंटेशन सिमिलर लाइक आज के समय प्रेजेंटेशन कॉपी पेन पे तो कम बनती है, आज के समय पावर पॉइंट पे बनती है प्रेजेंटेशन, जिसे आप क्या कहते हैं, PPT कहते हैं कई बार, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
तो उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे बनाई है, देखो आउटलाइन फॉर प्रेजेंटेशन, माई टाउन, माई सिटी, माई विलेज, कुछ भी हो सकता है। टाइटल जो भी है, सबसे पहले टाइटल डालेंगे दोस्तों, एक्सप्लोरिंग जो भी आपका टाउन है, एक्सप्लोरिंग दिल्ली, ठीक है, दिल्ली शहर की बात हो रही है। देखो सबसे पहला टॉपिक क्या बनाया मैंने, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर लोकेशन, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। आपको पता है अगर मैंने दिल्ली एग्जांपल लिया तो मुझे अपनी लोकेशन के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे दिल्ली की बात करें तो आपको पता है ना, हार्ट ऑफ इंडिया आप इसे कह सकते हैं, बिल्कुल दिल की जगह पर है, बीचों बीच, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आप रख सकते हैं, ठीक। दूसरा कैपिटल ऑफ इंडिया है ना। तीसरी खास बात क्या है, इतिहास में भी देखें तो ज्यादातर राज्यों साम्राज्यों की क्या रही है, ये कैपिटल रही है। इस समय इसको आप दिल्ली भी कहते हैं, दिल्ली भी कहते हैं, है ना, जबकि आपके मुगल एम्पायर से पहले दिल्ली सल्तनत पीरियड में से दिल्ली ही कहा जाता था। आपको पता है बात, इसे क्या कहा जाता था, दिल्ली, ठीक। इसके बाद की फीचर्स क्या है इसके, आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली में एक से एक आपको मॉन्यूमेंट मिलेगा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, हुमायूंस टॉम्ब है, हौज खास है ना, और रेड फोर्ट है आपका, इंडिया गेट है, आप कहेंगे बोटेनिकल गार्डन्स है ना, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, लोधी गार्डन है, तो ढेर सारे आप कहेंगे मॉन्यूमेंट्स हैं, ये इसको यूनिक बनाते हैं। इंट्रोडक्शन में आप ये चीजें लिख देंगे। फिर आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप इसका ओरिजिन बताएंगे कि दिल्ली की शुरुआत कैसे हुई, कैसे दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बना, एनी नोटेबल हिस्टोरिकल इवेंट, को हिस्टोरिकल इवेंट बता सकते हैं आप कि ये दिल्ली ही है जहां पर आप कहेंगे पहले दिल्ली सल्तनत, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर के बाद फिर अंग्रेजों ने क्या किया, शासन किया, है ना। दिल्ली के लाल किले में ही तो आप कहेंगे मुगल एम्पायर अंतिम जो था आपका बहादुर शाह जफर, उसका शासन हुआ करता था, तो वही चीज है दोस्त, ठीक। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया। फिर आता है आपका ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट, फिर आप इसकी ज्योग्राफी बताइए दोस्तों, फिर इसका क्लाइमेट भी बताइए। अब ज्योग्राफी और क्लाइमेट की बात करें तो प्रदूषण देखो दिल्ली में इस समय कितना ज्यादा हो रहा है, रीजन क्या है, बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा, जनसंख्या घनत्व। क्यों, क्योंकि आप देखिए कम स्पेस में रोजगार सबसे ज्यादा दिल्ली में होता है, तो सभी लोग आकर दिल्ली में बस रहे हैं, और सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स दिल्ली में चलाए जा रहे हैं, व्हीकल्स दिल्ली में चल रहे हैं, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सांस लेने के लिए आप कहेंगे पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा लोगों को, हवा साफ नहीं है, ये इसका ज्योग्राफी और क्लाइमेट हो गया। कल्चर और लाइफ स्टाइल की बात करें तो आपको पता है दिल्ली के लोग, जो मेन दिल्ली के लोगों की बात करें हम, तो उनके कस्टम्स अलग हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, पूरे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, ड्रेसेस वेस्टर्न पहनते हैं, है ना, और कल्चर पूरा वेस्टर्न होता जा रहा है धीरे धीरे दिल्ली लोगों पर, ठीक है। फिर आता है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ढेर सारी प्लेसेस हैं यहाँ पर, जैसे पार्क्स भी हैं, मॉन्यूमेंट्स भी हैं। फिर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो आपको पता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है दिल्ली में, हर व्यक्ति को सस्ता खाना और अच्छे से रोजगार और सस्ता रहन सहन अगर कहीं है पूरी इंडिया में तो दिल्ली में सबसे सस्ता, आप 2-2.5 हज़ार रुपये में किराए पर कमरा ले सकते हैं कहीं बढ़िया सी जगह भी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 100 रुपये में अच्छा खाना खा सकते हैं एक समय पर पेट भर के, तो ये चीजें हैं दोस्त, इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, ज्यादा मिलता है लोगों को। चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, चैलेंजेस बहुत सारे हैं दोस्त। रीजन क्या है, जैसे दिल्ली में अभी देखिए लैंड वाटर जो है, भूमि जल है, लगातार क्या होता जा रहा है, समाप्त हो जाता जा रहा है। हमने लगातार क्या किया, सारा पानी बोरिंग से निकाल निकाल के गाड़ियां धोती हैं अपनी, अब धरती के अंदर पानी बचा ही नहीं, लैंड वाटर क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, लैंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है। कंक्लूजन क्या है, समरी ऑफ वाई टाउन सिटी, कंक्लूजन में आप समरी लिखते हैं, ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हैं, और किसी को विजिट कराना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको ये नहीं बताया लिखना क्या है, मैंने ये बताया आपको हाउ टू राइट, लिखना कैसे है, क्या लिखना है तो आपको भली बात ही पता है, लेकिन लिखना कैसे अपने टाउन के बारे में इस पर्सपेक्टिव पे लिखना है। बात समझ में आई? चलिए दोस्त, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसी क्लास के लिए चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।